देखो आप कोई भी पार्टी को, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भाई पे विक्रम वेदा वाला लुक जच तो रहा है कि नहीं? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। दोस्तों, एक कटु सत्य है कि गर्लफ्रेंड की मेल बेस्ट फ्रेंड और जनवरी की सर्दी को कभी अंडर एस्टिमेट मत किया जाए। दोनों बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। भाई क्या सर्दी पड़ रही है यार, जितने कपड़े कबर्ड में नहीं है उतने शरीर पर लटके हैं, फिर भी ठंड लग रही है। और इसी सर्दी के मौसम में आजकल हेडलाइंस में पता क्या चल रहा है? राहुल गांधी की टी शर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि राहुल गांधी एक व्हाइट टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अब ये इनका ओटीडी ट्रेडमार्क लुक हो गया है। मतलब काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या खा रहे हो कि जब बाकी जमाना जैकेट पे जैकेट डाल रहा है तुम सिर्फ टी शर्ट पे घूम रहे हो। भाई 50 मुद्दे हैं, पर आप मानोगे नहीं कि इस टी शर्ट पर बीजेपी कांग्रेस वाले एक दूसरे की कंबल कुटाई कर रहे हैं। और भाई साहब पूरे एनिमेशन के साथ आउटफिट जज हो रहा है कि देखो अंदर थर्मल पहना है, कि देखो बटन ऊपर तक लगे हैं, देखो क्रीजें पड़ रही हैं। मतलब पूरा एनालिसिस कि भाई क्या पहना है, कहां पहना है, कितना पहना है, जैसे वो पदयात्रा नहीं रैंप वॉक कर रहा हूं। इन लोग का बस नहीं चलता, वरना उसकी छाती पर इंची टेप और धुन्नी में थर्मोमीटर लगा के एक्सपोजे करते। और दोनों साइड पूरी शिद्दत से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। देखो आप कोई भी पार्टी को, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भाई पे विक्रम वेदा वाला लुक जच तो रहा है कि नहीं? चलो सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म न्यूज परोस देता हूं आपको। पहली और सबसे बड़ी न्यूज इज दिल्ली का कांझा वाला केस। एंड चिंता मत करो, बेसिक बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा। ट्रेजेडी है किसी की, हम भी उसे एक्सप्लॉइट करने लग गए तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। क्विक टाइमलाइन। हुआ यूं कि दिल्ली में न्यू ईयर नाइट पर लगभग 1 से लेकर रात को 3 बजे के बीच में एक बलिनो कार ने एक स्कूटी पर जा रही अंजलि सिंह को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। अब जाहिर है कि इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। फिर पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त ये लड़की अकेली नहीं थी, साथ में इसकी दोस्त भी थी जो खुद तो बच गई और फिर एक्सीडेंट होने के बाद अपने घर चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। मतलब कहते नहीं है कि ऐसे दोस्त भगवान दुश्मन को भी ना दे। इसके बाद पुलिस ने सारे आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और क्योंकि इसमें से कोई एक आरोपी का कनेक्शन पूल वाली पार्टी से था, तो मीडिया लड़की को ही बदनाम करने में जुट गई कि भाई उसने पी हुई थी, वो लड़कों के साथ पार्टी करती थी, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। एंड अ पॉइंट ऑफ एडवाइस कि कभी भी आप न्यूज चैनल पे ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनो तो तुरंत टीवी बंद कर देना और फिर खुद से ये पूछना कि देखी क्यों रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक अपडेट्स। 2 खबर आई देवभूमि उत्तराखंड से। रेडी? पहली है जोशीमठ। जोशीमठ पहाड़ों पर बसा एक छोटा सा कस्बा है। आप कभी भी ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाओगे तो बीच में एक छोटा सा टाउन पड़ता है। कई लोग यहाँ पर ओवरनाइट स्टे के लिए रुकते हैं। अब हुआ क्या कि पिछले हफ्ते जोशीमठ में कई घरों में क्रैक्स आने शुरू हो गए। लगभग 500 घरों में क्रैक्स आए और कहा जा रहा है कि जोशीमठ ना सिंक कर रहा है, यानी कि धंस रहा है। अब इसकी 2 वजह है, एक केस स्पेसिफिक है और दूसरी आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर अप्लाई कर सकते हो। पहली ये है कि लगभग 100-150 साल पहले एक भूस्खलन हुआ था, यानी कि एक लैंडस्लाइड हुई थी जिसके डेब्रिस के ऊपर जोशीमठ बना हुआ है। मतलब नीचे कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और यही बात 1976 में एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने भी बताया था कि भाई इसका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन सोच समझ के करना, वरना दिक्कत हो सकती है। जिस पर लोगों ने कहा कि हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, तुम तो फिर भी साइंस हो। और किसी अथॉरिटी या किसी सरकार ने इसकी खास देखरेख नहीं की और कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलता रहा। और दूसरी ये है कि रिसेंटली देखा गया है, खासकर इस शताब्दी में, कि जो टूरिस्ट स्पॉट है हम उनको ओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मनाली, कसोल, शिमला, यहां पर ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह की अपनी एक कैपेसिटी होती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। और अब ये जोशीमठ के केस को एग्जांपल लेते हुए हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। वरना 2013 में हम एक बार देख चुके हैं कि प्रकृति अगर चुटकी भी बजाती है ना तो हमारा पूरा कॉन्सर्ट हो जाता है। हम बेसिकली पहाड़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपका किसी भी हिल स्टेशन पर कोई फार्म हाउस है तो उसे आप मुझे दे दो, मैं आपके हिस्से की पूरी गिल्ट खाने को तैयार हूं। गजब टूबीबाज आदमी। अगला एक बड़ा मसला हुआ हल्द्वानी में, जहां पर एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लगभग 50,000 लोग बेघर होने को आ गए थे। दरअसल वहां पर रेल लाइन के पास एक बस्ती थी जिसमें लोग रह रहे थे। रेलवे का कहना था कि ये हमारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है, और लोगों ने कहा कि ब्रो हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, बाप दादा ने कब्जा किया होगा। फिर हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली रेलवे के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि भाई 1 वीक का नोटिस दिया जा रहा है, इस जमीन को खाली कराया जाए। फिर कई सारे लोग सड़क पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे और प्रोटेस्ट करके कहा कि भाई 1 हफ्ते के अंदर 50,000 लोग कहां जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे लगाया और कहा कि आप इतने कम टाइम में इतने ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप उनका घर छीन रहे तो पहले उनका पुनर्वास करना जरूरी है, उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कई जगह होता है। देश में शायद ही कोई ऐसी सिटी हो जहां 1 आध दर्जन इलीगल बस्तियां ना हो। और देखो भले ही आपको अपने एसी कोच से ये पुअर इंडिया, डर्टी इंडिया लगे, बट किसी को अच्छा नहीं लगता झोपड़ी में रहना, खुले में शौच करना। ये ज्यादातर लोग होते हैं जो अपने जगह से परेशान होकर पलायन करके आते हैं और बड़े शहर में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये बेसिकली पूरे सिस्टम का फेलियर होता है। अच्छा, इस हफ्ते एक और सक्सेसफुल प्रोटेस्ट की कहानी हुई जब जैन कम्युनिटी के कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि
चूंकि झारखंड में समेत शिखर जी, जो काफी सेक्रेड और धार्मिक स्थल माना जाता है, उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित कर दिया गया था और कुछ साधु लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते करते शांत भी हो गए और ये काफी नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस डिसीजन को हटा दिया और ये प्रोटेस्ट बंद हुआ। आजकल प्रोटेस्ट बड़ी जल्दी खत्म होते हैं नहीं, वरना इससे पहले तो बैठे रहो एक साल तक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और खबर सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में एक पिटीशन सुनते हुए फैसला दिया है कि सिनेमा हॉल्स को ये पूरा हक है कि वो अपने प्रेमिस में आपको बाहर का खाना नहीं ले जाने दें। ये कई बार होता है ना कि आप सिनेमा हॉल जाते हो, कहते हैं कि आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, जिस पर कुछ लोगों ने कोर्ट की रूलिंग मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि भाई सिनेमा हॉल जो है वो उन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो आप टिकट लेते हो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन यू एंड द सिनेमा ओनर्स, जिसमें वो कहता है कि भाई आपको बाहर का खाना नहीं ले जाने दिया जा सकता। देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, नहीं ले जाएंगे, लेकिन फिर आप इनके रेट कार्ड पे भी तो ध्यान दो ना। इनके रेट ऐसे रहते हैं 5 स्टार होटल वाले शर्मा जाए, 300 का टिकट, 350 रुपए का पॉपकॉर्न, और फिर कहते हैं कि आलू भुजिया भी छुपा के लेके ना जाओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो थोड़ी फाइनेंस न्यूज बताता हूं। इस हफ्ते में पता चला है कि देश का बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। CMIE यानी कि ये कौन है? ये अभी बढ़ रहा है देश का बेरोजगारी दर। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हमें बताया इस हफ्ते कि दिसंबर महीने में देश का बेरोजगारी दर 8.3% यानी कि 8.3% था, जो 16 महीने में सबसे ज्यादा था। इस रिपोर्ट में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। अच्छा, CMIE एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिपोर्ट के आने के बाद देश की लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो रिपोर्ट्स आते हैं ये रिलायबल नहीं होते, ये अनसाइंटिफिक होते हैं। देखो बेसिकली सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश का जो जॉब मार्केट है वो अनस्टेबल तो है। रिसेशन का डर बना रहता है और आए दिन जॉब्स जा रही हैं, लेकिन फिर भी आईटी की जॉब्स काफी स्टेबल है। और लोगों को कई बार लगता है कि भाई अगर आपको आईटी की फील्ड में जाना है तो कोडिंग की नॉलेज तो मस्त है, बट आजकल ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको गारंटीड जॉब चाहिए तो आप कोडिंग इन्वेडर्स के साथ जा सकते हैं। सिर्फ 9 महीने के अंदर कोडिंग इन्वेडर्स आपको हाई पेइंग आईटी जॉब्स के लिए तैयार करता है, वो भी किसी प्रायर कोडिंग नॉलेज के। ये ना सिर्फ आपको पर्सनल लर्निंग कोऑर्डिनेटर देते हैं, बल्कि इनके कोर्सेज Amazon, फिलिप्स और डिलॉयट के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं। और इतना ही नहीं, आप अपनी लर्निंग को कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब कि पहले 6 हफ्ते में आपको मोस्ट डिमांडेड जो प्रोफेशंस हैं उनके ABCD पढ़ाएंगे, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्वालिटी एश्योरेंस, मोबाइल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फिर आप डिसाइड करो कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है और फिर बचे हुए टेन्योर में आपको उसी फील्ड में ट्रेन किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोडिंग इन्वेडर्स में आपको पर्सनल करियर काउंसलर के साथ 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है। ऑल्टरनेट डे पे लाइव क्लासेस होती हैं और जो कुछ भी आपने सीखा है उसे आप डिजिटल लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें पॉलिसी के तहत कोडिंग इन्वेडर्स आपको गारंटीड जॉब अग्रीमेंट भी देता है, मनी बैक गारंटी के साथ। डिस्क्रिप्शन में जॉब गारंटी बैच का लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इनसे मिलिए, ये जनाब पाकिस्तान से हैं और इन्होंने इतने बच्चे कर लिए हैं कि अपना क्रिकेट मैच नहीं खिलवा सकते, ये पूरा टूर्नामेंट करवा सकते हैं। इनका नाम है सरदार जन मोहम्मद खान खिलजी। इनका नाम जितना बड़ा है काम उससे भी ज्यादा बड़े हैं। हाल ही में इनकी तीसरी बीवी ने इनके 60वें बच्चे को जन्म दिया है। यस, यू हर्ड दैट राइट, 60। मतलब इतनी बार लोगों ने अटेम्प्ट नहीं दिया होगा जितनी बार ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। स्कूल की एक क्लास तो सिर्फ इनके जेनेटिक्स से भर सकती है। और ये भाई साहब अब भी नहीं रुक रहे, इनको अभी भी और शादियां करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। अबे थम जाओ यार, घर में ही गांव बसाओगे क्या? आपके बच्चे WWE नहीं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मस्त चीज हुई। वहां पर 2 चोर एक घर में चोरी करने गए, लेकिन सामान कुछ इतना था कि इन दोनों से हिलाया नहीं जा रहा था। तो इन चोरों ने चोरी में मदद करवाने के लिए पुलिस को बुला लिया। हाँ, कॉल लगाया, पुलिस को बुलाया और मालिक बनकर सामान बाहर निकलवाने लगे। और पुलिस से सामान चोरी करवाने के बाद ये लोग पुलिस से ही बोल रहे हैं कि इनको पुलिस वैन में एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाए। मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, दीज बिचेस। वो तो गनीमत से पुलिस को बीच रास्ते में पता चल गया कि भाई क्या घपला हो रहा है, इनको एयरपोर्ट की जगह सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। एक और बड़ा मसला हुआ जिसे आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, वो तब जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट में मिड एयर एक बंदे ने नशे की हालत में एक वृद्ध महिला पर सूसू कर दिया। And as filthy and as dirty and as immoral this is, I can't find a reason. मतलब क्यों, काहे, किस लिए? As dirty, as immoral and as filthy it is, I can't find a reason. मतलब
समझ ही नहीं आ रहा क्यों किया। तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई फेटिश ना ही हो तो अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कोई एरे गहरे इंसान ने किया है, एक अच्छे खासे घर परिवार से आने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने ये हरकत की। और मीडिया वाले अलग ही मजे ले रहे हैं, इसको अलग अलग टाइटल दे रहे हैं, पी मैन, सुसु मैन, चीफ यूरिनेटर। तो बहन मजाक चल रहा है। ना अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, इस आदमी के उस महिला पर पेशाब करने के बाद भी क्रू ने कोई खास हेल्प नहीं की। उस महिला को उसी सीट पर वापस बैठने को बोला गया। और जब मामला हाईलाइट हुआ तो एयर इंडिया ने अपने 4 क्रू मेंबर और 1 पायलट को शो कॉज नोटिस भी भेजा है। और इस इंसान को 30 दिन के लिए फ्लाइट से बैन कर दिया गया है। 30 जन्म के लिए किया जाना चाहिए था, बट अगेन इनको बिजनेस ज्यादा पड़ी है। किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि एयर इंडिया से पहले आप पिस ऑफ होते थे, अब आप पिस ऑन होते हो। एंड आई थिंक इट्स अ गुड वन। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बिहार पॉजिटिव सेगमेंट में फीचर हुआ है और नॉनसेंस में नहीं हुआ है। न्यूज है गया से। यह है चिंता देवी, जो गया में 40 साल से एक मैनुअल स्कैवेंजर थी। मतलब वो लोग नहीं होते जो हाथ से मलमूत्र साफ करते हैं, ये वही काम किया करती थी पिछले 40 सालों से। और हाल ही में हुए वहां के नगर पालिका इलेक्शन में इन्हें डिप्यूटी मेयर चुना गया है। और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि शहर की गंदगी की प्रॉब्लम इनसे बेटर कौन समझ पाएगा जिन्होंने 40 साल से उसे अपने हाथों से साफ किया है। एंड इंटरेस्टिंगली पहली बार नहीं है जब गया में कुछ ऐसा कदम उठाया गया है। 1996 में भी भगवती देवी, जो वहां की मुसाहर कम्युनिटी से आती थी, जो काफी पिछड़ी और काफी ओप्रेस्ड कम्युनिटी मानी जाती थी, वहां से भी उनको लोकसभा का कैंडिडेट चुना गया था। तो जब भी सबसे निचले तबके के लोग एक पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं या चुने जाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात होती है। अच्छा, साल की शुरुआत में आप में से जिम जाने का रेजोल्यूशन किस किसने बनाया था? गए? सर्दी में सूख गया ना मोटिवेशन। एक अंकल की स्टोरी बताता हूं, फिर से जोश आना चाहिए। और फिर भी जिम नहीं गए ना तो शर्म भी आनी चाहिए। अंकुश दातर नाम के ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने अपने पिताजी की फिटनेस जर्नी शेयर की, जो 63 साल की उम्र के हैं। इनकी हड्डियां मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं थी कि एक सिटअप भी मार पाए, मतलब एक उठक बैठक भी लगा पाए, लेकिन उन्होंने फिट होने की ठान ली और धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस करते गए और धीरे धीरे करके ये सिटअप्स लगाने लगे। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन की और धीरे धीरे ये फ्री वेट स्क्वाट्स भी मारने लगे। और इन्होंने धीरे धीरे 1 साल बाद इतनी प्रोग्रेस कर ली कि ये अपनी बॉडी वेट के डेडलिफ्ट मारने लगे हैं। और जो जिम जाता होगा उसे पता होगा कि डेडलिफ्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपाउंड मूवमेंट्स, और ये अंकल ने अभी अचीव कर लिया है। 63 वर्ष की आयु में अगर कोई अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकता है, तो हम लोग भाई क्या चीज है, हम लोग को तो करना ही चाहिए। एंड यू नो, इफ दिस डजंट इंस्पायर यू, नथिंग विल। कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा देखो, कुछ कंटेंट आता है अखबार और मीडिया से, दूसरा कुछ कंटेंट आता है सोशल मीडिया से। इस सेगमेंट में हम उसी को रिव्यू करते हैं। तो डॉक्टर गिल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, बड़ी सही वीडियो एडिट करके उन्होंने अपलोड की। जय शाह क्रिकेट खेलते हुए जय भाई, जय भाई, जय भाई। उर्वशी एंड ऋषभ इन कोकिलाबेन हॉस्पिटल। अच्छा देखो, जोक्स अपार्ट, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ऋषभ पंत और उर्वशी रौटेला का आपको सीन पता चल रहा था कि भाई अलग ही स्टॉकिंग हो रही थी, आरपी। बाद में उन्होंने आरपी वाला जो नैरेटिव है वही स्पिन कर दिया। बट अब जब ऋषभ पंत एक हॉस्पिटल में गए हुए हैं आफ्टर हिज एक्सीडेंट, तो अब वो उस हॉस्पिटल की फोटोज डाल रही हैं, स्टोरी पे लगा रही है। एंड काफी लोग अब इसको मेंटल हैरेसमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक बार वो इंसान बोल चुका है दैट दिस इज नॉट ओके विथ मी, आप मेरा पीछा छोड़ो। और ये फिर भी नहीं मान रही है, बार बार कुछ भी होता है तो एक क्रिप्टिक करके जो पोस्ट डालती है, फिर हॉस्पिटल को स्टॉक करती है। दिस इज नॉट गुड फॉर समवन्स मेंटल हेल्थ, स्पेशली हु इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम आफ्टर एन एक्सीडेंट। ट्विटर पे वही आर्ग्यूमेंट दिया जाता ना कि सोचो अगर यही किसी लड़के ने किया होता तो जेल हो गई होती, परवर्ट हो गया होता, हैरेसमेंट का केस हो गया होता। बट यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है। डॉक्टरों ने बताया मृत, शमशान ले जाते समय जिंदा हो गई महिला, घर आकर चाय पी और फिर हुई मौत। सागर आजम ने लिखा है व्हेन यू क्रेव फॉर टी मोर देन मुक टी। अच्छा एक बात बताओ कि ये वाला केस कि कोई मर जाता है और शमशान ले जाते टाइम वो जिंदा हो जाता है, ये मैं ही हूं अकेला या सबने सुना है अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी के बारे में? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताओ प्लीज। टेल मी अ डेडली कॉम्बिनेशन देन आलू पराठा एंड चाय, आई विल वेट। चाय एंड प्लेन पराठा, तुम की खाओ।
इतनी ठंड है कि कब गंदी गंदी बातें शुरू हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बेटा उसको ठंड नहीं, उसको हवस कहते हैं, ठीक है। ये बातें घुमा के ना तुम अपने आप को होलियर देन दाऊ ना बताओ। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर कम्युनिटी फ्रॉम सोशल मीडिया हु आर क्या बोल रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पर आई एम 2J Khan, not 1J Khan, is watching from a city which is famous for legal consuming weed in the world। भाई ये अलग बात है कि कभी यूज नहीं किया, पहले खुद को बता दो। लिटरली वॉचिंग अप फॉर गेटिंग बेट। तो देखो भाई, वीड या फिर मैरिजुआना या फिर गांजे का जो लीगल कंजम्पशन है वो तो कई सारी जगह पे अलाउ हो गया है। यूएस के कई सारे स्टेट्स में अलाउ है, मेक्सिको में अलाउड है, कोलंबिया में है, अर्जेंटीना में है मेरे ख्याल से। तो मतलब साउथ अमेरिका की कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, कनाडा में हो चुका है अभी। तो ये मुझे पता नहीं कहां पर है, बट धीमे धीमे ये लीगलाइजेशन ऑफ वीड का जो आर्ग्यूमेंट है ये तूल पकड़ रहा है और कई सारी कंट्रीज इसको लीगलाइज करने की बात कर रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी वीड को लीगलाइज करने की डिबेट कई टाइम से चली आ रही है। इनफैक्ट बाबा रामदेव जैसे लोग और शायद कांग्रेस से शशि थरूर है जो इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। Babita.Popli is watching your show where the official mascot of the place is half lion and half fish। अच्छा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफिशियल मैस्कट मतलब हर देश का एक ऑफिशियल एम्बलम होता है, जैसे इंडिया का अशोक का एम्बलम होता है ना, ऐसे ही ऑफिशियल मैस्कट ये हाफ लायन हाफ फिश इज मेरलाइन विच इज ऑफ सिंगापुर। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि सिंगापुर जो है वो मछुआरों का शहर माना जाता था बहुत पहले टाइम पे, जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसके लिए वो मछली वाला सीन है। और लाइन इसलिए क्योंकि सिंगापुर का जो वर्ड है ये संस्कृत शब्द से आता है जो आता है सिंग और पुर, यानी शेर और शहर। तो सिंगापुर इज शेरों का शहर, आई डोंट नो, बट ये जो है ऑफिशियल मैस्कट ऑफ हाफ लायन एंड हाफ फिश इज ऑफ सिंगापुर। आपने देखा होगा कई बार वो फेमस सा स्टैच्यू है वो शेर का जिसके मुंह से पानी निकल रहा होता है, वो सिंगापुर का है। तो मैम सिंगापुर से देख रही है। अभी हमने दो चीजें सीखी, एक सिंगापुर का ऑफिशियल मैस्कट और दूसरा की मैम कोठी बंगले वाली है। स्टाइल ऑन इशी इज वॉचिंग फ्रॉम संस्कार धनी ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर फेमस बामलेश्वरी टेम्पल इज सिचुएटेड। तो जो बामलेश्वरी मंदिर है ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में और ये काफी खूबसूरत सी जगह मानी जाती है। पहाड़ पर है, चारों तरफ ग्रीनरी है, बढ़िया केबल से जाओ, दर्शन करो, नीचे आके बढ़िया भेलपुड़ी खाओ, मजे करो। सिल रॉय 320 मैम पढ़ रही है एंड इज वॉचिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुदीराम बोसू, बंगाल्स गांधी बुरीस बर्थ प्लेस। मैम ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब नहीं पता मुझे, बट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये हमारे एक बहुत अच्छे लेजेंडरी फिगर हैं, बंगाल से हैं और राजा राम मोहन रॉय की तरह इन्होंने सोशल रिफॉर्म में बड़ा काम किया है। इनका नोटेबल वर्क है कि विडो रिमैरिज में इन्होंने काफी काम किया है, यानी कि जो विधवा औरत, उस टाइम पर उनका सोशल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उनके रिमैरिज के लिए और उनकी लाइफ में उनको कितना दोबारा से हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। एंड एक चीज और है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, भगवान बिरसा मुंडा हो गए या फिर रचित बोरफुकन जी हो गए, ये कुछ हमारे स्टेट लेवल पर ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिनके बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है। हमने ऑब्वियसली नेशनल लेवल के जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, गांधी, नेहरू या फिर आप वल्लभ भाई पटेल के लीजिए, इनके बारे में हमने कई सारा पढ़ा है। लेकिन जो ऐसे स्टेट लेवल लीडर्स होते हैं इनके बारे में हमने उतना हिस्टोरिकली नहीं पढ़ा है जो पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहें तो बस आपको शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे #SundayWithSarthak के साथ इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है और अपनी सिटी की कोई हिंट या कोई खासियत वहां पर ड्रॉप कर देना कैप्शन में और हम लोग यहां पर गेस करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते बुक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक बता देता हूं। इस हफ्ते पढ़ी मैंने ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, अगर आप बहुत एविड रीडर हैं तो शायद आप इसको एक रीडिंग में ही खत्म कर देंगे। बुक करती क्या है बेसिकली, अगर आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे इतना अच्छा नहीं है जो मेरी लाइफ में है अभी, और स्ट्रगल करते हैं लाइफ में प्रोडक्टिविटी में, तो ये बुक बेसिकली बताती है कि आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले खत्म करो। चाहे छोटे टास्क आप कितना भी छोटा हो उसको नहीं करो, बट सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे सिग्निफिकेंट होता है, उसको सबसे पहले खत्म करो। ऐसे ही कुछ टैक्टिक्स बताए। आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्पफुल बुक, पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ये था आज का एपिसोड, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई नो थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी उतनी अच्छा ना है, अगर नहीं आए तो आई एम वेरी सॉरी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।